डियर ऑल, वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। अगर अब तक इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाए हैं तो आप आ सकते हैं। कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस को आसान तरीके से हम इस चैनल पर समझते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर चैनल के कंटेंट को देख रहे हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। अगर हम MBA की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस को समझना चाह रहे हैं, तो एक बात तो कंफर्म है जो आप सभी को मानना ही होगा कि अपने स्पेशलाइजेशन को जिसको हम चूज कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, उस पर हमें बेसिक से लेकर एडवांस तक की जर्नी तय करनी पड़ती है। उसमें बहुत सारे फैक्ट, फिगर, टर्मिनोलॉजी होते हैं जिसको समझना पड़ता है। लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रही थी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में, तो मैंने देखा कि कुछ एक ऐसे पेपर्स होते हैं जिसमें टीचर खुद भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं और बच्चों को कुछ भी नहीं बताते हैं। और इससे होता क्या है कि ज़बरदस्ती हम कुछ भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अपने एग्ज़ाम को बस दे देते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है और हमारा कोई बेस नहीं बन पाता है। इवन हमसे कोई छोटी मोटी चीज़ों को भी पूछता है तो फिर हम बस टीचर की ओर देखने लगते हैं। ये आपकी दिक्कत नहीं है। हो सकता है कोई बड़े बिजनेस स्कूल में, IITs में, या फिर ऐसे स्कूल जो कि MBA की डिग्री करवाते हैं, डिग्री देते हैं, या BBA के कोर्स को करवाते हैं, जहाँ की फैकल्टी बहुत रिच है, पैसे से नहीं है, इंटेलेक्चुअली वो काफ़ी साउंड है, उनको नॉलेज है, फिर वो आपको सही मामले में फाइनेंस बताते हैं। नहीं तो लोकल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी को मैंने बड़े करीब से देखा है। प्रोफेसर्स में डर होता है कि बच्चे उनसे कुछ टॉपिक ना पूछ दे और वो बच्चों को इधर उधर के काम में उलझा देते हैं और आपको टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। हो सकता है आपको बातें बहुत ब्लंट लग रही हों, आपको लग रहा हो कि मैम क्या कह रही हैं, तो ये सच्चाई है और ये जो कड़वा हकीकत है, हमको इसको कंज्यूम करना होगा, पीना होगा, सहना होगा कि टीचर्स ऐसा करते हैं। बच्चे अक्सर ये शिकायत करते हैं कि फाइनेंस स्पेशलाइजेशन बहुत टफ है, सबसे ज़्यादा हार्ड काम है अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना। जब आपने MBA में फाइनेंस स्पेशलाइजेशन ले लिया, कोई आपको अगर ये समझा दिया हो कि तुम फाइनेंस अगर ले लेते हो तो फिर तुम्हारा करियर ग्रोथ बहुत हाई हो जाएगा, तुम बहुत तेज हो जाओगे, तुम्हारी जॉब पक्की हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि बिजनेस की एक भाषा होती है, बिजनेस का एक लैंग्वेज होता है। सिर्फ एक सेमेस्टर में पढ़कर हम फाइनेंस में विद्वान नहीं बन सकते, जिस तरीके से हमारे स्कूल और कॉलेजेस में या हमारी यूनिवर्सिटी में कहीं भी पढ़ाया जाता है। जिस तरीके से मार्केटिंग एक स्पेशलाइजेशन है, HR स्पेशलाइजेशन है, वैसे ही फाइनेंस भी एक स्पेशलाइजेशन है। इस वीडियो में मैं ये नहीं बता रही हूँ कि कौन सा स्पेशलाइजेशन कितना बेस्ट है, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का फाइनेंस का सिलेबस है, मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ का। हम उस पर फोकस करेंगे। जब मैं इस सिलेबस को देख रही थी तो पहली बात, सिलेबस जिस तरीके से बनाया गया है, जिस तरीके से फ्रेम है, वो एप्रोप्रिएट नहीं है। सिलेबस की जो क्वालिटी कह सकते हैं उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अगर वो मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो बच्चे बेसिक चीज़ों को भी समझ पाएंगे। फाइनेंस सही मामले में अगर आपको भी लगता है, आपने सुन रखा है कि टफ है, तो मैं भी मानती हूँ कि टफ है, लेकिन टफ को आखिर आसान कौन करेगा? तो आपको अपने विषय से ज़्यादा, अपने पेपर से ज़्यादा टफ होना पड़ेगा। हम सभी जितने इंडिविजुअल हैं वो अपने फाइनेंस को लेकर, अपने फंड को लेकर, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। प्राइस का फैक्टर हमेशा हमको बॉदर करता है। आपका जो सिलेबस है फाइनेंस स्पेशलाइजेशन, वैसे पेपर नंबर 309 जब आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, वहाँ से आपका स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आप उसमें एक इंटर्नशिप का फाइल भी प्रिपेयर करते हैं
और एक पेपर में इलेक्टिव पेपर 309 में आप अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान पाते हैं। लेकिन दिल पे हाथ रख के सच बताइएगा, क्या ऐसा होता है कि सिर्फ फाइनेंस के सिलेबस को प्रिपेयर करके रख देने से, बच्चों के सामने ला देने से क्या बच्चे फाइनेंस को समझ पाएंगे? अगर वो नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपको अपनी ओर से कोशिश करनी पड़ती है कि हम फाइनेंस को समझें। चैनल पर एग्जामिनेशन क्योंकि कभी भी हो सकता है, अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, ऑल ओवर इंडिया अगर कोई भी मेरे इस वीडियो को देखेगा, आप सभी का हो सकता है पेपर का नाम नंबर आगे पीछे हो सकता है ग्रुप आपका, क्योंकि विनोद बिहारी महतो में ग्रुप सी ये जो है ये फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के लिए है, तो हम उसे कर रहे हैं। लेकिन यही सेम पेपर आप अगर एमकॉम के स्टूडेंट हैं और इवन ग्रेजुएशन में भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन करके भी बहुत सारे पेपर को पढ़ते हैं। आज जब हम ग्रुप सी फाइनेंस स्पेशलाइजेशन को डिस्कस करेंगे तो आप 4th सेमेस्टर में पहुंच गए हैं। आपका जो स्पेशलाइजेशन जिस पर आप प्राउड करते हैं कि हमने फाइनेंस ले लिया है, उसका पूरा का पूरा असर आपको लास्ट सेमेस्टर में ही दिखता है, नज़र आता है। पेपर नंबर 413, 14, 15 और 16 ये चारों पेपर आपका फाइनेंस से जुड़ा हुआ होगा, आपको इसको पढ़ना है। जो लास्ट का पेपर नंबर 416 है उस पर आपको एक मिनी थीसिस बनाना है। 100 पेज का लगभग वो मिनी थीसिस बनता है, लेकिन कई बार होता है कि अगर हम उसको 75-80 में भी बना लें तो कोई बात नहीं है, हम उतने में भी उसको समेट लेते हैं। जो आप पेपर नंबर 416 जो लास्ट पेपर मैं बात कर रही हूँ, वो आप अपने फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक पर मिनी थीसिस बनाएंगे। अब बात है पेपर नंबर 413, 14 और 15। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब तक हमने 3 सेमेस्टर को पढ़ लिया है। पहले सेमेस्टर में 4 पेपर, दूसरे में और 4 मतलब 8 हो गया, फिर और 4 मतलब 12 हो गया, और अब हम आ गए 413 सेमेस्टर 4 में है, पेपर नंबर 13, क्योंकि 12 पेपर हमने पढ़ लिया है। ये जो पेपर सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, जिसको हम SAPM भी बोलते हैं, या फिर सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कई यूनिवर्सिटी में इसका नाम, कई कॉलेजेस में इस पेपर का नाम ये भी लिखा रहता है सिलेबस में, कंफ्यूज नहीं होना है। या हो सकता है सिर्फ लिखा रहे ग्रेजुएशन में, BBA में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट या BCom में। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये 2 हिस्से में बढ़ जाता है, जिसमें हम फाइनेंस से रिलेटेड, सिक्योरिटी एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट को पढ़ेंगे। सिक्योरिटी का क्या डेफिनेशन होता है, मार्केट में क्या रिस्क है, मार्केट में टाइम एलिमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेते हैं, एंड सो ऑन। ये जो पेपर है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसके लिए हमें बुक लेना होता है, लेकिन मुझे मालूम है अब आपके पास समय नहीं है, आप बुक नहीं ले पाएंगे, तो मैं क्वेश्चंस भी बता दूंगी और इसके अलावा एक्सप्लेनेशन भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। ये पेपर सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लग रहा तो थ्योरेटिकल है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे फिगर, बहुत सारे डाटा डालने होंगे, जिससे आपका कॉपी बिल्कुल प्रैक्टिकली लगेगा, प्रैक्टिकल उसमें इम्पैक्ट आएगा और उसका असर एग्जामिनर के ऊपर गहरा जाएगा। तो कोशिश करनी है कि जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें डायग्राम्स भी बना सकते हैं, उसमें हम नॉर्मल एग्जाम्पल्स को डाल सकते हैं और इजी करेंगे, कॉम्प्लेक्स को आसान करना है। ये रहा पेपर नंबर 413, आप सभी का कोड है ग्रुप सी। पेपर नंबर 414 जो कि डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट है, ये पेपर भी आपको करना है। इसमें हम लोग बहुत सारे शेयर मार्केट से जुड़े हुए इक्विपमेंट पर बात करेंगे और रिस्क, ओवरऑल मार्केट में रिस्क जितना होता है, रिस्क को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और बहुत सारी इसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल मॉडल्स हैं जो कुछ हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट पेपर जो 415 आपका है इंटरनेशनल फाइनेंस, हमें इसको भी पढ़ना है, जिसमें पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को या
दूसरी भाषा में आपके लिए आसान कर देती हूँ। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है जो कि इकोनॉमी एज ए होल को डिस्क्राइब करता है, पूरे अर्थव्यवस्था का वो बड़ा हिस्सा जिससे बाजार कंट्रोल होता है, हमको पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये पार्ट है। ये सभी टॉपिक बच्चे 11 में इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं जो कि मैक्रो का पार्ट है। अब रही बात, आपने 415 तक कर लिया और 416 उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, वो आपका थीसिस का हिस्सा है। मिनी थीसिस जिसको हम डिसर्टेशन कहते हैं, हम उसको पढ़ेंगे। ये जितने भी हैं पेपर्स आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा ढूंढ कर हम इस पर बुक ले पाते हैं क्योंकि बाज़ार में बहुत सारे बुक नहीं है और प्रोफेसर को मालूम ही नहीं है कि इसके कौन कौन से बुक हैं, क्योंकि ये हार्ड पेपर है। और इतना ही नहीं, एचआर में भी कुछ सेक्शंस इतने हार्ड है कि टीचर्स को नॉलेज ही नहीं है कि ये है क्या। तो मार्केट में जो रोज़ाना वेरिएशन आ रहे हैं, चेंज हो रहा है, तो हमको फाइनेंस के रोज़ 1-2 टर्म को सीखने चाहिए, पढ़ने चाहिए। हो सकता है 10 बार हार्ड लगे, लेकिन 11वीं-12वीं बार हम उस पूरे के पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे। वैसे डरना नहीं है, इतने आसान तरीके से हम लोग फाइनेंस को पढ़ेंगे कि फाइनेंस जो है हमारे मुट्ठी में आ जाएगा। और इवन मुझे लगता है कि अभी एजुकेशन से ज़्यादा जो हम सभी को एजुकेशन मिली है या आप पढ़ाई करें, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको फाइनेंशियल एजुकेशन मिले, फाइनेंशियल लिटरेसी हो। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि एकदम छोटे ही क्लास से, जब बच्चे स्कूल में हैं तब से ही उन्हें फाइनेंशियली साउंड करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि ज़िंदगी में जिसके लिए हम मरते हैं, जीते हैं, पैसे की ज़रूरत हम सबको है। तो अगर हम उसको किस तरीके से, फंड को किस तरीके से अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर पाए, ये सारी बातों को जानना ज़रूरी है। और हमें लगता है कि कुछ समझ हमें बेसिकली होती भी है, लेकिन हम उतना कर नहीं पाते हैं। चलिए, जर्नी बिगिन होती है, फाइनेंस की जर्नी है। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगेगा कंटेंट। आज के लिए बस इतना ही।